गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। और स्टूडेंट, जैसा आप लोगों को पता था कि हमारा जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी का पहला चैप्टर था, स्वागत है आप सभी का, वो पहला चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। अब हम नेक्स्ट जिस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक मैंने बताया था कि जो हमारी आज की क्लास है उसमें हम जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा एग्रीकल्चर बायोलॉजी का उसका रिवीजन करेंगे। यानी पूरी जितनी हमने क्लासेस पढ़ी, क्या क्या मैटर हमने इस चैप्टर में पढ़ा, वो आज की इस क्लास में पूरा जो चैप्टर है उस पूरे चैप्टर को हम दोबारा से देख लेंगे कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, कौन कौन सी चीजें पढ़ी, कौन कौन सी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। फिर कल हम इसके क्वेश्चन कर लेंगे, कल और परसों, यानी फिर इस चैप्टर का जो मामला है वो 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो आज हम उन पॉइंटों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो पॉइंट हमने यहाँ पर चर्चा की है फर्स्ट चैप्टर में। यानी जो आज की क्लास है वो एक तरह से आप समझ लेना ये रिवीजन क्लास है। क्या है ये? रिवीजन क्लास है एग्रीकल्चर बायोलॉजी के जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उस फर्स्ट चैप्टर। चलिए तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इस जो चैप्टर है फर्स्ट उसमें आपको कौन कौन सी हेडिंग कराई। उन हेडिंगों का अगर आपको पता होगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना तो ये जो चैप्टर है वो क्लियर है और कितना चैप्टर आपका क्लियर नहीं है। ये चीजें आपको उन हेडिंगों से पता चल जाएगी। तो सबसे पहले उन हेडिंग्स के नाम लिख लेते हैं अपन, जो जो चीजें मैंने आपको इस चैप्टर में कराई। जैसे अगर स्टूडेंट सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ी? सबसे पहली चीज हमने पढ़ी पादप प्रजनन। क्या पढ़ा? पादप प्रजनन। यानी सबसे पहले हमने किसके बारे में जाना? सबसे पहले हमने पादप प्रजनन के बारे में जाना। उसके बाद दूसरी जो चीज आई हमारी, वो दूसरी चीज कौन सी आई? वो आई हमारी ग्राम्यन। यानी हमने किसके बारे में जाना? हमने ग्राम्यन के बारे में जाना। तीसरी चीज कौन सी आई? तीसरी चीज और तीसरी जो हेडिंग थी हमारी वो थी हमारी पादप पुरस्थापन। क्या थी? पादप पुरस्थापन। तीन चीज हो गई। तीसरी चीज पादप पुरस्थापन। चौथी अगर मैं बात करूं, चौथी जो हमारी हेडिंग थी, चौथी हेडिंग क्या थी? चौथी हेडिंग थी हमारी जनन द्रव्य। जनन द्रव्य। अगर मैं पांचवें पॉइंट की बात करूं तो हमारा पांचवा पॉइंट क्या था? पांचवा पॉइंट था हमारा जीन कोष। क्या था? जीन कोष। अगर स्टूडेंट्स मैं छठवें पॉइंट की बात करूं तो हमारा छठवां जो पॉइंट था वो था आनुवांशिक अपर्दन। आनुवांशिक अपर्दन। आनुवांशिक अपर्दन। नेक्स्ट में अगर पॉइंट की बात करूं तो अपना सातवां जो पॉइंट था वो था उद्गम केंद्र। क्या था? उद्गम केंद्र। नेक्स्ट में अगर बात करूं स्टूडेंट्स, अगला जो हमने अगला पॉइंट क्या पढ़ा था? आठवां पॉइंट। यानी ये 7 पॉइंट हो गए। इसके अलावा और भी कई सारे पॉइंट थे जिनकी बात हमने इस चैप्टर में की थी। आठवां कौन सा था इसमें? अगर मैं आठवें पॉइंट की बात करूं तो हमारा आठवां पॉइंट था संकरण। क्या था? संकरण। अगर मैं इसके बाद 9वें पॉइंट की बात करूं तो 9वां पॉइंट था हमारा बहुगुणता। क्या था? बहुगुणता। अगर स्टूडेंट्स में 10वें पॉइंट की बात करूं तो 10वां पॉइंट था हमारा उत्परिवर्तन। 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 और जो नेक्स्ट हमारा 11वां पॉइंट था वो हमने कल की क्लास में चर्चा की थी, चयन। क्या था? चयन या सिलेक्शन। यानी अगर स्टूडेंट्स में आपको एक चीज बताना चाहूं कि हमने अब तक जो इस चैप्टर के 10 लेक्चर पढ़े, यानी हमने इस चैप्टर की कितनी क्लासेस कर ली आज तक? हमने 10 क्लासेस कर ली और 10 क्लासेस में हमने ये टॉपिक जान लिए सारे। ये हमारे टॉपिक हो गए। अब आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इसमें से कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सा टॉपिक आपको अच्छी तरह से याद है। वैसे मैं आपको इन 10 टॉपिक, जो 11 टॉपिक है मेरे, मैं 11 भी टॉपिकों का आपको रिवीजन इस क्लास में कराने वाला हूँ। ठाकुर एसपी सिंह सर, बायोलॉजी की क्लास का यही टाइम है क्या? बिल्कुल फिक्स टाइम है बायोलॉजी की क्लास का। ठीक है। अब स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था इस चैप्टर में? अगर हम सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो हमारा सबसे पहला पॉइंट था पादप प्रजनन। क्या था? पादप प्रजनन। और पादप प्रजनन में मैंने आपको 2 चीजें बताई थी जनरली। अगर मैं किसकी बात करूं स्टूडेंट्स, अगर मैं पादप प्रजनन की बात करूं तो मैंने पादप प्रजनन में आपको क्या बताया? 2 चीजें बताई। 2 चीजें कौन सी बताई? एक तो मैंने आपको बताई थी पादप प्रजनन की परिभाषा। क्या बताया था? पादप प्रजनन की परिभाषा। और दूसरा मैंने क्या बताया था?
पादप प्रजनन के उद्देश्य। एक तो पादप प्रजनन की परिभाषा और दूसरा पादप प्रजनन के उद्देश्य, या मैं क्या कह सकता हूं, पादप प्रजनन के लाभ। इस चैप्टर में जब भी शुरुआत होगी, कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो सबसे पहला प्रश्न यही आएगा कि पादप प्रजनन किसे कहते हैं, पादप प्रजनन के उद्देश्य लिखिए। अगर मैं क्या बात करूं, पादप प्रजनन किसे कहते हैं, तो पादप प्रजनन में मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया मानव के लिए उपयोगी, मानव के लिए उपयोगी फसलों में सुधार करना, यानी फसलों में मानव उपयोगी सुधार करना क्या कहलाता है, पादप प्रजनन कहलाता है। यानी फसलों में क्या करना, ऐसा सुधार करना जो मानव के लिए क्या हो, उपयोगी हो, उसको हम क्या कह देते हैं, पादप प्रजनन कहते हैं। यानी नए पादपों को तैयार करने की वह विधि जिसमें मानव के लिए उपयोगी पौधे तैयार किए जाते हैं, वो क्या है, पादप प्रजनन है। यानी कई तरह से आप पादप प्रजनन की परिभाषा लिख सकते हो। परिभाषा आप कैसे लिखोगे, मानव उपयोगी पौधे तैयार करना क्या कहलाता है, पादप प्रजनन कहलाता है। बिल्कुल सिंपल परिभाषा आप याद रखो, मानव उपयोगी पौधे तैयार करना क्या कहलाता है, पादप प्रजनन कहलाता है। दूसरी चीज मैंने आपको इस चैप्टर में क्या बताई थी, पादप प्रजनन के उद्देश्य या लाभ। क्या बताया था, पादप प्रजनन की उद्देश्य या लाभ। तो मैंने पहला पॉइंट आपको उद्देश्य में बताया होगा कि पादप प्रजनन के द्वारा हम क्या करते हैं, एक तो नई किस्मों का विकास करते हैं। क्या होता है, पादप प्रजनन के द्वारा नई किस्मों का विकास होता है। दूसरा क्या होता है, नई फसलों का विकास होता है। एक तो नई किस्मों का विकास, दूसरा नई फसलों का विकास, तीसरा क्या होगा, जो फसलें होती हैं उनके गुणों में सुधार होता है। क्या होता है, फसलों के गुणों में सुधार होता है। यानी अगर हम इसके उद्देश्यों की बात करें तो आपको 1.5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें आपको कोई भी 3 उद्देश्य लिखने पड़ेंगे। अगर मैं 3 उद्देश्यों में बात करूं स्टूडेंट, 3 उद्देश्य कौन कौन से आप, सबसे पहले अगर बात करें तो क्या होता है, नई किस्मों का विकास होता है पादप प्रजनन के द्वारा, नई किस्मों का विकास होता है। जैसे हम एग्जांपल लिख सकते हैं क्रिटिकल। दूसरा क्या होता है, नई फसलों का विकास होता है, नई फसलों का विकास होता है, नई फसलों का विकास। तीसरा इनके द्वारा क्या होता है, पादप प्रजनन के द्वारा फसलों में सुधार होता है। क्या होता है, फसलों में सुधार। या मैं कह सकता हूं जो फसल प्रजाति होती हैं उन फसल प्रजातियों में क्या होता है, सुधार होता है। तो ये क्या हो गए, ये आपके हो गए पादप प्रजनन के उद्देश्य। 3 उद्देश्य आपको लिखने हैं। और भी आप लिख सकते हो, यहाँ फसलों में क्या होते हैं, मानव उपयोगी परिवर्तन होते हैं, रोग रोधी किस्में तैयार की जाती हैं, कीट रोधी किस्में तैयार की जाती हैं, खरपतवार रोधी किस्में तैयार की जाती हैं। बहुत सारे आप उद्देश्य लिख सकते हो, लेकिन आपको केवल उद्देश्य कितने पूछे जाएंगे, 3, क्योंकि 1.5 नंबर का आपको कोई सा भी प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में। अब ये पादप प्रजनन वाला पॉइंट हमारा हो गया क्लियर। दूसरी अगर मैं बात करूं, दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी इस चैप्टर में, दूसरी चीज हमने इस चैप्टर में पढ़ी ग्राम्यन। अब हम किसके बारे में बात करते हैं, अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं ग्राम्यन के बारे में। मैंने आपको ग्राम्यन बताया, ग्राम्यन की एक तो मैंने आपको क्या बताई, अगर मैं ग्राम्यन की बात करूं तो ग्राम्यन में भी हमने 2 से 3 चीजें पढ़ी। ग्राम्यन में हमने पहली चीज क्या पढ़ी, परिभाषा। ग्राम्यन की पहले हमने क्या पढ़ी, परिभाषा। और दूसरा हमने क्या पढ़ा, ग्राम्यन के प्रकार। ग्राम्यन के प्रकार। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ग्राम्यन की परिभाषा क्या होती है, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई 12th में और आपको पूछी भी जा सकती है। अगर मैं क्या बात करूं ग्राम्यन की परिभाषा, तो मैंने आपको क्या बताया ग्राम्यन में कि फसल की जो जंगली प्रजाति होती हैं, जंगली प्रजातियों की खेती करना क्या कहलाता है, ग्राम्यन कहलाता है। फसलों की जंगली प्रजातियों की खेती करना ग्राम्यन कहलाता है। जैसे मान लो किसी फसल का विकास हुआ, वो फसल पहले जंगल में होती थी, जब हम उस फसल को जंगल से ला करके कहाँ उगाते हैं, खेती के रूप में उगाते हैं, तो उसको फिर क्या कहा जाएगा, ग्राम्यन कहा जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि फसलों की जंगली प्रजातियों की खेती करना क्या कहलाता है, ग्राम्यन कहलाता है। अब एक वर्ड हमने पढ़ा था ग्राम्यन के दौरान वर्ण। क्या पढ़ा था, ग्राम्यन के दौरान वर्ण। यानी ग्राम्यन के दौरान वर्ण का मतलब क्या था, विलेज में खेती, बिल्कुल सही है। ग्राम्यन के दौरान वर्ण मानी ग्राम्यन जब होता है, यानी जब हम किसी फसल को जंगल से लाकर गांवों में उगाते हैं या खेती के रूप में उगाते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। उन परिवर्तनों को क्या कहा जाता है, उन परिवर्तनों को स्टूडेंट्स हम कह देते हैं वर्ण। क्या कहते हैं, वर्ण। और ग्राम्यन के दौरान जो वर्ण है वो 2 प्रकार का होता है। मैंने आपको बताया कि ग्राम्यन के दौरान वर्ण कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का वर्ण होता है। 2 प्रकार का वर्ण कौन कौन सा होता है ये हम देख लेते हैं।
एक तो मैंने आपको क्या बताया, एक तो मैंने आपको बताया यहाँ प्राकृतिक वर्ण क्या होता है, प्राकृतिक वर्ण होता है। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया, दूसरा मैंने आपको बताया कृत्रिम वर्ण। एक तो प्राकृतिक वर्ण होगा और एक क्या होगा, कृत्रिम वर्ण होगा। प्राकृतिक वर्ण प्राकृतिक कारकों के द्वारा होता है, कृत्रिम वर्ण कृत्रिम कारकों के द्वारा होता है। प्राकृतिक वर्ण स्थायी होता है और जो कृत्रिम वर्ण है वो स्थायी नहीं होता। केवल ये चीजें आपको यहाँ से पूछी जाती है। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्राम्य फिनिश हो गया। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट इस पॉइंट के बारे में हमने चर्चा की। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या था, नेक्स्ट हमारा पॉइंट था पादप पुरस्थापन। हमने किसके बारे में जाना, पादप पुरस्थापन के बारे में जाना। अगर मैं स्टूडेंट्स इसकी बात करूं, अगर मैं पादप पुरस्थापन की बात करूं कि पादप पुरस्थापन क्या है, तो पादप पुरस्थापन में हमने कई चीजें जानी। एक तो पहले हमने क्या जाना, इसकी परिभाषा जानी। क्या जानी, पादप पुरस्थापन की परिभाषा, पहला पॉइंट। दूसरा हमने क्या जाना, पादप पुरस्थापन के प्रकार जाने, पादप पुरस्थापन के प्रकार। तीसरा हमने क्या जाना, पादप पुरस्थापन के लाभ व हानि। क्या जाने, लाभ व हानि। यानी पादप पुरस्थापन में हमने इतनी चीजों के बारे में चर्चा की थी। पहले पादप पर जो पुरस्थापन था उसकी परिभाषा, दूसरा इसके प्रकार, तीसरा इसके लाभ और हानि। यानी पादप पुरस्थापन में हमने इतनी चीजों के बारे में जाना था। अब अगर मैं बात करूं पादप पुरस्थापन की परिभाषा क्या होती है, अगर मैं पादप पुरस्थापन की परिभाषा की बात करूं तो मैंने आपको क्या बताया, नए स्थानों पर फसलों को उगाना क्या कहलाता है, पादप पुरस्थापन कहलाता है। यानी फसलों को नए स्थानों पर उगाने की क्रिया क्या कहलाती है, पादप पुरस्थापन कहलाती है। जैसे मैंने आपको बताया होगा कि हमारे पास दो स्थान है, एक ए और एक स्थान है बी। इस ए स्थान पर गोभी होती है, और फिर बी स्थान पर गोभी नहीं होती। तो जब हम इस गोभी को ले जाकर के कहां उगाते हैं, बी स्थान पर उगाते हैं, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ इसका पादप पुरस्थापन हुआ। क्या हुआ, पादप पुरस्थापन। यानी पादप पुरस्थापन क्या है, यानी फसलों की प्रजातियों को नए स्थानों पर ले जाकर के उगाना क्या कहलाता है, पादप पुरस्थापन कहलाता है। बिल्कुल क्लियर होगा आपका, पादप पुरस्थापन क्या है, फसलों की प्रजातियों को नए स्थानों पर ले जाकर उगाने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, वो स्टूडेंट्स पादप पुरस्थापन कहलाती है। ये आपका क्लियर हुआ होगा पादप पुरस्थापन। अब नेक्स्ट में अगर बात करें स्टूडेंट्स, परिभाषा हमारी क्लियर हो गई। दूसरी चीज क्या है कि हमारी प्रकार। मैंने जब इसके आपको प्रकार बताए थे पादप पुरस्थापन के, तो मैंने दो प्रकार आपको जनरली बताए थे। और दो प्रकार कौन से बताए थे, एक तो मैंने बताया था प्राथमिक पादप पुरस्थापन। क्या बताया था, प्राथमिक पादप पुरस्थापन। और एक मैंने आपको बताया था द्वितीयक पादप पुरस्थापन। एक तो क्या होता है प्राथमिक पादप पुरस्थापन और एक क्या होता है द्वितीयक पादप पुरस्थापन। आपको डायरेक्टली यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्राथमिक व द्वितीयक पादप पुरस्थापनों में अंतर लिखिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी पादप पुरस्थापन। इस तरीके से आपको प्रश्न पूछ ले। तो अगर मैं बात करूं प्राथमिक और द्वितीयक पादप पुरस्थापन में अंतर क्या है, यानी जो प्राथमिक पादप पुरस्थापन है, प्राथमिक पादप पुरस्थापन में फसल की प्रजातियों को सीधा उगाया जाता है। यानी हम सीधी क्या करते हैं, फसल की प्रजातियों को ला करके बुआई करते हैं, या मैं कह सकता हूं कि सीधी हम क्या करते हैं, खेती करते हैं। जैसे किसी फसल प्रजाति को लेकर के जाएंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे, उसकी खेती करेंगे। जैसे मान लो हम पाकिस्तान से कोई फसल लेके आए और पाकिस्तान से फसल ला करके हमने डायरेक्ट उसका क्या कर दिया, पौधरोपण कर दिया, तो वो तो क्या हुआ, प्राथमिक पुरस्थापन हुआ। लेकिन जब हम क्या करें, उस जो फसल हम लेकर के आए उस फसल का हम प्राथमिक फसल के साथ क्या करें, संकरण करा करके क्या करें, अपनी जो देसी किस्में हैं, देसी किस्मों के साथ क्या कराएं, संकरण कराएं। तो संकरण कराने के बाद हम उसकी क्या करें, खेती करें, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका द्वितीयक पादप पुरस्थापन। प्राथमिक पादप पुरस्थापन में हम जैसे ही फसल या पौधा लाते हैं डायरेक्ट उसको उगा लेते हैं। लेकिन द्वितीयक पादप पुरस्थापन में क्या होता है, बाहर से हम कोई पौधा या कोई फसल लेकर के आएंगे, फिर उसका संकरण कराएंगे अपनी देसी किस्मों के साथ, देसी किस्मों से क्या करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, उसके बाद हम उसकी क्या करते हैं, खेती करते हैं। प्रकार हमारे हो गए। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, लाभ और हानि। पादप पुरस्थापन के लाभ और हानि दोनों ही चीजें हमने पढ़ी थी। अगर मैं बात करूं पादप पुरस्थापन के लाभ क्या क्या होते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया पादप पुरस्थापन के लाभों में। लाभ में अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि क्या होता है, पादप पुरस्थापन के द्वारा नई किस्मों का विकास होता है। क्या होता है, नई किस्मों का विकास।
जैसे मान लो नई भारत, पहले अगर मैं हरित क्रांति के टाइम की बात करूं तो हरित क्रांति के टाइम पर भारत में जैसे सोनारो 64 है, सोनारो 63 है, कल्याण सोना है, ये किस्में कहां से आई? ये किस्में मैक्सिको से आई। तो नई किस्मों का क्या हुआ? विकास हुआ। दूसरी अगर मैं बात करूं लाभ क्या होगी? नई फसलों का आवागमन होता है, नई फसलें आती हैं। क्या आती हैं? नई फसलें आती हैं, नई फसलें आती हैं। जैसे मैं अगर बात करूं भारत में टमाटर, आलू, मूंगफली, ये कौन लेके आया? ये पुर्तगाली लेकर के आए स्पेन से। तो पुर्तगाली स्पेन से लेकर के आए तो मैं कह सकता हूं कि पादप पुनर्स्थापन के द्वारा नई फसलें आती हैं, नई फसलों का विकास होता है। तीसरी में अगर बात करूं पादप पुनर्स्थापन का लाभ क्या होगा, तो पादप पुनर्स्थापन का और क्या लाभ हो सकता है? पादप पुनर्स्थापन के द्वारा हम फसलों को रोगता वाले स्थानों पर उगा सकते हैं। फसलों को कहां उगाया जा सकता है? रोगता वाले स्थानों पर उगाया जा सकता है। यानी कोई फसल है अगर उसमें रोग होता है तो हम पुनर्स्थापन के द्वारा उस फसल को ऐसे स्थान पर उगा सकते हैं जहां रोग का प्रकोप ना हो या रोग का प्रकोप काफी कम हो। ये क्या हो गए? ये हमारे हो गए पादप पुनर्स्थापन के लाभ। एक चीज और पूछता है, पादप पुनर्स्थापन की हानियां। अगर मैं स्टूडेंट्स क्या बात करूं, अगर मैं बात करूं पादप पुनर्स्थापन की हानियां, तो अगर हम क्या कर रहे हैं, पादप पुनर्स्थापन की हानि की बात कर रहे हैं। अब हानि क्या क्या होगी पादप पुनर्स्थापन? सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि नए रोगों का प्रकोप होता है। क्या होता है? नई रोगों का प्रकोप, नई रोगों का प्रकोप। मैंने आपको बताया था कि नए रोगों का प्रकोप कैसे होता है। जैसे हम मैक्सिको से गेहूं लेकर के आए 1857 की क्रांति के समय। अब मान लो उस गेहूं में कोई रोग होता तो वो गेहूं मैक्सिको से कहा जाता? भारत में आ जाता। वो रोग कहां जाता? भारत में आ जाता। तो नए रोगों का प्रकोप होता है। दूसरी अगर मैं बात करूं, दूसरे क्या होता है? नए कीटों का प्रकोप होता है, नई कीटों का प्रकोप होता है, नई कीटों का प्रकोप होता है। तीसरी अगर मैं बात करूं, तीसरा क्या होता है? नए रोगों का प्रकोप हुआ, नए कीटों का प्रकोप हुआ, और तीसरा क्या होगा? नए खरपतवारों का प्रवेश होगा। क्या होगा? नए खरपतवारों का प्रवेश। जैसे मान लो एक आता है वाटर हाइसिंथ यानी जलकुंभी। तो जलकुंभी खरपतवार है वो भारत में कहां से आया है? वो बाहर से आया है। तो इस तरीके से क्या होता है? नए खरपतवारों का प्रवेश हो जाता है। ये आपको क्या हो गए? पादप पुनर्स्थापन के लाभ और पादप पुनर्स्थापन की हानियां हो गई। इतने पॉइंट आपको कहां से पूछे जाते हैं? पादप पुनर्स्थापन से पूछे जाते हैं। आपको प्रश्न भी पूछेगा कि भारत में पादप पुनर्स्थापन की उपलब्धियां क्या हैं। भारत में पादप पुनर्स्थापन की उपलब्धियां, तो अगर मैं स्टूडेंट्स क्या बात करूं पादप पुनर्स्थापन की भारत में उपलब्धियों की बात करूं तो भारत में इसकी क्या उपलब्धियां हैं? भारत में जैसे मैं बात करूं एक तो धान की किस्मों का विकास हुआ है। धान की क्या हुआ है? किस्मों का विकास। जैसे मैंने आपको बताया था IR8, क्या बताया था? IR8, धान की IR8 किस्म का विकास हुआ। दूसरी अगर मैं बात करूं गेहूं की, मैंने बताई थी आपको सोनारो 64, सोनारो 64 ये किसके द्वारा आई है? पादप पुनर्स्थापन के द्वारा भारत में आई है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं फसल, कुछ फसलें भी भारत में आई हैं। जैसे मैंने आपको बताया था एक तंबाकू, क्या बताई? तंबाकू। मैंने आपको बताया मक्का, मैंने आपको बताई मूंगफली। ये किसमें कहां से आई है? बाहर से भारत में आई है। और किसके द्वारा आई है? पादप पुनर्स्थापन के द्वारा आई है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में पादप पुनर्स्थापन की उपलब्धियां क्या हैं, तो भारत में पादप पुनर्स्थापन की क्या क्या उपलब्धियां हैं? सबसे पहले नई किस्मों का विकास। कौन कौन सी किस्में आई हैं? एक तो साहब आई IR8 धान की। दूसरी कौन सी आई है साहब? गेहूं की आई है आपकी सोनारो 64। अगर मैं तंबाकू, मक्का और मूंगफली की बात करूं तो इन नई फसलों का भी क्या हुआ है? विकास हुआ है। ये तो आपका फिनिश हो गया कौन सा पॉइंट? पादप पुनर्स्थापन। एक पॉइंट और मैंने बताया था आपको पादप पुनर्स्थापन में, वो कौन सा बताया था? वो मैंने आपको पॉइंट बताया था संगरोध। ध्यान दो मेरी बात पर थोड़ा सा। मैंने ये आपको बताया था जब पादप पुनर्स्थापन पढ़ाया था तभी। क्या बताया था? संगरोध या क्वारंटाइन। क्या बताया था? संगरोध या क्वारंटाइन। अब संगरोध क्या है? जैसे मान लो किसी फसल में क्या है? रोग का प्रकोप है, तो उस फसल को हम अपने यहाँ आने पर क्या लगा देंगे? रोक लगा देंगे। तो वो रोक लगाने की क्रिया क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी संगरोध या क्वारंटाइन। क्या कहलाएगी? संगरोध या क्वारंटाइन। जैसे कोरोना फैला था, कोरोना फैलने के बाद सारे देशों ने क्या लगा दिया? क्वारंटाइन कर दिया लोगों को, क्वारंटाइन।
यानी संगरोध का मतलब क्या है? क्वारंटाइन। क्वारंटाइन का मतलब क्या है कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं उन पर रोक लगाना। तो अगर जब हमें पता चलता है कि किसी प्रजाति में रोग और कीटों का प्रकोप है, तो उस स्थिति में हम उसके आवागमन पर क्या लगा देते हैं? रोक लगा देते हैं। वो क्रिया क्या कहलाती है? संगरोध कहलाती है। ये चीजें मैंने आपको बताई। पादप पुनर्स्थापन अपना हो गया यहाँ पर फिनिश। अब हमने और कौन कौन सी चीजें पढ़ी वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। हम पूरे चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए, दूसरी चीज हमने कौन सी पढ़ी? अगली चीज पढ़ी हमने जनन द्रव्य। क्या पढ़ा स्टूडेंट्स? अगली चीज हमने पढ़ी जनन द्रव्य। अब जनन द्रव्य क्या है, किस तरीके के यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी हम जानते हैं। चलिए, अगर मैं बात करूं स्टूडेंट जनन द्रव्य की, सबसे पहले किसकी बात करूं? जनन द्रव्य। अब अगर मैं जनन द्रव्य मैंने कौन कौन से पॉइंट जाने, चलिए जनन द्रव्य मैंने सामान्य 3 पॉइंटों के बारे में चर्चा की। तीनों पॉइंट कौन कौन से थे? एक पॉइंट तो था मेरा जनन द्रव्य की परिभाषा। क्या था? जनन द्रव्य की परिभाषा। दूसरा मेरा पॉइंट था जनन द्रव्य के प्रकार। एक तो क्या था? जनन द्रव्य की परिभाषा। एक क्या था मेरा? जनन द्रव्य के प्रकार। और एक क्या था मेरा? एक था मेरा जनन द्रव्य संग्रह। क्या था? जनन द्रव्य संग्रह। यानी एक तो प्रकार और उसके बाद संग्रह, यानी जनन द्रव्य संग्रह। ये 3 पॉइंट हमने कहां पढ़े? जनन द्रव्य में पढ़े। तो सबसे पहले मैं किसकी बात करूं? जनन द्रव्य की परिभाषा की बात करूं। मैंने परिभाषा आपको किस तरह से बताई थी, आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान देना और थोड़ा सा रिवाइज भी करना। मैंने बताया था कि जो पादप की प्रजातियां होती हैं या जो पादप होते हैं, उन पादपों में उपस्थित कुल आनुवांशिक पदार्थ, क्या? कुल आनुवांशिक पदार्थ क्या कहलाता है? कुल आनुवांशिक पदार्थ कहलाता है आपका जनन द्रव्य। क्या कहलाता है? जनन द्रव्य। यानी जो हमारे पौधे होते हैं, उन पौधे में जो आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, उस कुल आनुवांशिक पदार्थ को हम क्या कहते हैं? जनन द्रव्य कहते हैं। जैसे मनुष्य में क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। ऐसे ही पादपों में भी क्या पाए जाते हैं? आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। और उन आनुवांशिक पदार्थों को हम क्या कह देते हैं? उनको हम कह देते हैं जनन द्रव्य। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि जनन द्रव्य किसे कहते हैं, तो किसी भी पादप में उपस्थित कुल आनुवांशिक पदार्थों को क्या कहा जाता है? जनन द्रव्य कहा जाता है। मैंने आपको जनन द्रव्य के प्रकार बताए। प्रकार कैसे बताए? चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जनन द्रव्य को हमने 2 भागों में वर्गीकृत किया था। कितने भागों में? 2 प्रकार से वर्गीकृत किया था। पहली बात 2 प्रकार से कैसे? एक तो हमने क्या था? उत्पत्ति के आधार पर। एक तो सामान्य वर्गीकृत था इसका। कैसा था? खेती के आधार पर। अगर मैं बात करूं, एक तो क्या था? एक तो खेती के आधार पर था, एक हमारा था उत्पत्ति के आधार पर। यानी जनन द्रव्य को हमने 2 प्रकार से बांटा, एक तो खेती के आधार पर और एक उत्पत्ति के आधार पर। अगर मैं स्टूडेंट्स क्या बात करूं, मैं खेती के आधार पर बात करूं, तो खेती के आधार पर हमने 2 प्रकार के जनन द्रव्य पढ़े। 2 प्रकार के कौन कौन से? एक तो हमने जनन द्रव्य पढ़ा कृष्य जनन द्रव्य। क्या पढ़ा? कृष्य जनन द्रव्य। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा? दूसरा हमने पढ़ा जंगली जनन द्रव्य। जंगली जनन द्रव्य। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया था? कृष्य जनन द्रव्य क्या है? ऐसी पादप प्रजातियां जिनकी खेती की जाती है उनको क्या कहा जाता है? कृष्य जनन द्रव्य। वे पादप प्रजातियां जिनकी खेती की जाती है उनको कृष्य जनन द्रव्य। और वे पादप प्रजातियां जिनकी खेती नहीं की जाती, जंगलों में पाई जाती हैं, उनको हम क्या कह देते हैं? उनको हम कह देते हैं जंगली जनन द्रव्य। यानी जनन द्रव्य 2 प्रकार का हुआ खेती के आधार पर, एक कृष्य जनन द्रव्य, एक जंगली जनन द्रव्य। आगे अगर मैं बात करूं उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर हमने कितने प्रकार का पढ़ा? 2 प्रकार का। एक जनन द्रव्य कौन सा था? एक जनन द्रव्य था हमारा देसी और एक जनन द्रव्य था हमारा विदेशी या बाहरी। देसी क्या है? वे प्रजातियां जिनकी उत्पत्ति भारत में हुई है उनका जनन द्रव्य क्या कहलाएगा? देसी जनन द्रव्य। जैसे धान की उत्पत्ति भारत में हुई है, मोठ की उत्पत्ति भारत में हुई है, तो इनका जो जनन द्रव्य है वो क्या होगा? देसी जनन द्रव्य। अब मैंने बताया आपको हम कौन कौन सी किस्में बाहर से लाए। हम बाहर से लेकर के आए तंबाकू, मक्का, मूंगफली, तो इनका जनन द्रव्य क्या कहलाएगा? ये जनन द्रव्य कहलाएगा आपका विदेशी जनन द्रव्य। हम लोग आपस में भी तो कहते हैं देसी डीएनए, विदेशी डीएनए, यानी अंग्रेजों को हम क्या कहते हैं? ये तो विदेशी डीएनए है।
तो उसका मतलब भी क्या है, वो है विदेशी जन्म द्रव्य। और जो हमारे देश में पैदा हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, देशी जन्म द्रव्य। यानी जो जन्म द्रव्य है उसको हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, खेती के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। खेती के आधार पर दो प्रकार का होता है, उत्पत्ति के आधार पर भी दो प्रकार का होता है। अब देखो मैंने एक हेडिंग लिखी यहाँ, आनुवांशिक अपवर्तन। आनुवांशिक अपवर्तन। अब आनुवांशिक अपवर्तन को मैं यही बता देता हूं आपको, आनुवांशिक अपवर्तन क्या है। आजकल क्या होने लग गया है, आजकल इन दोनों की जो विविधता है, ये दोनों की जो क्या है विविधता, और दोनों की विविधता में क्या आने लग गई है, कमी आने लग गई है। आजकल क्या हो रहा है, आजकल कृषि जन्म द्रव्य और जंगली जन्म द्रव्य की विविधताओं में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो इन दोनों के मध्य में विविधता या इन दोनों के बीच में जो अंतर है उसमें कमी होना क्या कहलाता है, आनुवांशिक अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, आनुवांशिक अपवर्तन। आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, आपसे जर्नल सा प्रश्न पूछा जाएगा कि आनुवांशिक अपवर्तन किसे कहते हैं, आनुवांशिक अपवर्तन किसे कहते हैं। अगर मैं आनुवांशिक अपवर्तन की बात करूं तो हमारे जो कृषि प्रारूप है और जंगली प्रारूप है, इन दोनों के बीच में जो अंतर है या इन दोनों के बीच में जो विविधता है उसमें कमी आना क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका आनुवांशिक अपवर्तन। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका आनुवांशिक अपवर्तन। आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछेगा आनुवांशिक अपवर्तन से क्या अभिप्राय है, तो कृषि प्रारूप और जंगली प्रारूपों के मध्य विविधता में कमी आना क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका आनुवांशिक अपवर्तन। आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है आनुवांशिक अपवर्तन के कारण क्या है, यानी किस कारण से इन दोनों के बीच में अंतरों में कमी आ रही है। तो कारण क्या है, आपको वो 3 कारण बताने होंगे क्योंकि 1.5 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। कारण क्या है, सबसे पहला कारण है उन्नत किस्मों की बुआई। क्या है, उन्नत किस्मों की बुआई। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आजकल उन्नत किस्मों की बुआई कर रहे हैं, उन्नत किस्मों की बुआई कर रहे हैं तो जंगली और ये प्रजाति तो क्या हो गई, फिर खत्म हो गई, तो इनके बीच में अंतर क्या हुआ, खत्म हुआ। दूसरा क्या है, दूसरा आता है वैज्ञानिक खेती। क्या है, वैज्ञानिक खेती। आजकल हम क्या अपना रहे हैं, आजकल हम खेती के वैज्ञानिक तरीके अपना रहे हैं, उससे भी क्या हो रहा है, आनुवांशिक अपवर्तन हो रहा है। तीसरी अगर हम बात करें, तीसरा क्या है, वनों का नष्ट होना, वनों का नष्ट होना। अब मान लो अगर वन ही नष्ट हो गए तो जंगली प्रजाति कहां बेचेगी, जंगली प्रजाति भी नष्ट होंगी। तो जंगली प्रजाति जब नष्ट ही हो गई तो ये बताओ फिर उसकी तुलना हम किससे करेंगे, फिर तुलना तो नहीं होगी उसकी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों जो हैं, तीनों क्या है, आनुवांशिक अपवर्तन के कारण है। डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि फसलों में आनुवांशिक अपवर्तन क्या है, इसके कारण लिखिए। तो आनुवांशिक अपवर्तन क्या है, कृषि जन्म द्रव्य और जंगली जन्म द्रव्य की विविधता में कमी आना। इनके कारण क्या है, कारण मैंने आपको ये 3 बता दिए। नेक्स्ट में अगर बात करें स्टूडेंट्स, ये तो हमारे क्या हो गए, ये तो हमारे हो गए कारण। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, हम कहां तक पहुंच गए, हम पहुंच गए आपके जनन द्रव्य तक। कहां तक पहुंच गए, जनन द्रव्य तक। अब अगली में हेडिंग बात करूं, अगली हमारी हेडिंग कौन सी, थोड़ा सा देखना यहाँ पर। अगली हेडिंग हमारी कौन सी, पूरा चैप्टर रिवीजन करेंगे आज की क्लास में और बिल्कुल बारीकी से सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं जैसे मैंने आपको पढ़ाई है। चलिए अगला क्या है, अगला हम देखते हैं। अगला है स्टूडेंट्स जीन कोश। क्या है, जीन कोश। अब जीन कोश में हमने कौन कौन सी चीजें जानी थी, जीन कोश में हमने 2 चीजें जानी। अब 2 चीजें क्या जानी जीन कोश में, एक तो हमने जाना जीन कोश की परिभाषा। क्या जानी, जीन कोश की परिभाषा। दूसरा हमने क्या जाना, जीन कोश के प्रकार। एक तो जीन कोश की परिभाषा और दूसरा हमने क्या जाना, जीन कोश के प्रकार। अब सबसे पहले मैं बात करूं जीन कोश की परिभाषा क्या है, जीन कोश की परिभाषा क्या है। तो जीन कोश क्या है, जो प्रजातियां होती हैं फसल की प्रजाति एवं उनके संबंधी, यानी जैसे मान लो गेहूं है, गेहूं से संबंधित कोई भी प्रजाति है, तो फसल की प्रजाति एवं उनके संबंधियों में उपस्थित कुल आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है, जीन कोश कहा जाता है। या हम कह सकते हैं कि फसलों की विभिन्न प्रजातियों एवं उनके संबंधियों में उपस्थित जीन क्या कहलाते हैं, जीन कोश कहलाते हैं। यानी मान लो फसल की क्या है, प्रजाति, कोई फसल है, इस फसल प्रजाति एवं उसके क्या संबंधी, एवं इसके कोई भी क्या हो, संबंधी हो, इनमें जो जीन पाए जाएंगे उन जीनों को हम क्या कहेंगे, जीन कोश कहेंगे।
यानी फसल की प्रजाति एवं उनके संबंधियों में उपस्थित जीन क्या कहलाते हैं? जीन कोष कहलाते हैं। जीन कोष क्या है? फसल की प्रजाति एवं उसके संबंधियों में उपस्थित जीन कोषों को क्या कहा जाता है? जीन कोष कहा जाता है। कोई भी फसल की प्रजाति हो या उसके संबंधी हो, उनमें क्या पाए जाएंगे? जीन। उन जीनों को क्या कहेंगे अपन? जीन कोष कहेंगे। ठाकुर एसपी सिंह सर, आपकी तरह याद करने के लिए कितने हावर स्टडी करनी पड़ेगी? देखो, ये डिपेंड इस पर नहीं करता कि मैंने ये याद कर रखा है, डिपेंड इस पर कर रखा है कि मैंने इसको किस तरीके से समझा है। मैंने इसको जिस तरीके से समझा है, अगर आप लोग मेरे ख्याल से उस तरीके से समझने की कोशिश करते हो तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। रटने से कुछ भी चीजें याद नहीं होती, ये आप ध्यान रखना। मैंने ये रटा नहीं है, मैंने ये समझा है, तो मुझे समझ में आ गया तो मैं कभी भी इसको बता सकता हूँ। लेकिन आप लोग रटने की कोशिश करोगे तो रटने के बाद आप बता नहीं सकते सामने वाले को। चलिए, अब मैं क्या बात करूं? मैंने ये तो आपको बता दिया जीन कोष। अब हम जीन कोष के प्रकारों की बात करें तो जीन कोष 3 प्रकार के मैंने आपको बताए थे। 3 प्रकार कौन कौन से? जिसके एक तो था आपका प्राथमिक जीन कोष, एक था प्राथमिक जीन कोष, एक आपका क्या था? एक आपका था द्वितीयक जीन कोष, और एक आपका क्या था? तृतीयक जीन कोष। यानी जीन कोष 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। मैं 3 जीन कोष आपको बताए, और मैंने आपको यह भी बताया कि जो प्राथमिक जीन कोष हैं, इनमें अगर हम संकरण कराएं तो इनमें संकरण क्या होता है? इनमें संकरण आसानी से हो जाता है। अगर मैं द्वितीयक जीन कोष की बात करूं तो इनमें जो संकरण होता है वो क्या होता है? कठिन होता है। इनमें संकरण क्या होता है? कठिन होता है। तृतीयक जीन कोष क्या होते हैं? जिनमें संकरण नहीं होता है। ऐसे जीन कोष जिनमें संकरण नहीं होता है वो क्या होंगे? तृतीयक जीन कोष। जिनमें संकरण कठिन होगा वो क्या होंगे? द्वितीयक जीन कोष। जिनमें संकरण क्या होगा? आसानी से हो जाएगा, वो क्या कहलाएंगे? वो आपके प्राथमिक जीन कोष कहलाएंगे। तो इस तरीके से आप क्या बता सकते हो? जीन कोष बता सकते हो। जिनमें संकरण आसानी से वो प्राथमिक, जिनमें संकरण कठिन वो द्वितीयक, जिनमें संकरण नहीं होगा वो तृतीयक। ये क्या हो गए? ये हमारे जीन कोष के प्रकार हो गए। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया? ये मैंने बताया आपको जनन द्रव्य संग्रह। जनन द्रव्य संग्रह, और जनन द्रव्य संग्रह क्या होता है? जनन द्रव्य संग्रह होता है पादपों के अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ या जनन द्रव्य पाया जाता है उसको सुरक्षित रखना। जैसे मान लो हम क्या करें, जो मानव के अंदर डीएनए होता है, क्या होता है मानव के अंदर? डीएनए। उस डीएनए को अगर हम निकाल करके किसी स्थान पर सुरक्षित रखें तो वो क्रिया क्या है? वो भी जनन द्रव्य संग्रह है। और ये भी क्या है? जब हम पादप की प्रजातियों के जनन द्रव्य को संग्रह करके रखते हैं तो ये भी क्या है? जनन द्रव्य संग्रह है। आपसे पूछा जाएगा जनन द्रव्य संग्रह क्या है? तो पादप प्रजातियों के, विभिन्न पादप प्रजातियों के जीन प्रारूपों को सुरक्षित रखना। विभिन्न पादप जो प्रजाति हैं उनके जो जीन प्रारूप हैं, जीन कोष हैं, उनको सुरक्षित रखना क्या कहलाता है? जनन द्रव्य संग्रह कहलाता है। मैंने आपको जनन द्रव्य संग्रह में ही 2 विधियां बताई थी। कौन कौन सी बताई थी? एक तो मैंने आपको बताया स्वस्थानीय संरक्षण। क्या बताया था? स्वस्थानीय संरक्षण, जो उसी स्थान पर किया जाता है जहां कोई फसल प्रजाति उगाई जाती है। दूसरा मैंने बताया था आपको बाह्य स्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय संरक्षण बाहरी स्थान पर किया जाता है। यानी मैंने क्या बताया था जनन द्रव्य संरक्षण में, आपको यहां बता देता हूं। किसकी बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे जनन द्रव्य संग्रह। मैंने आपको क्या बताया? संग्रह संरक्षण में 2 चीजें बताई। एक तो मैंने बताया आपको स्वस्थानीय संरक्षण। जनन द्रव्य संरक्षण में क्या बताया? एक तो मैंने आपको बताया स्वस्थानीय संरक्षण, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया? दूसरा मैंने आपको बताया बाह्य स्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय संरक्षण, जो स्वस्थानीय संरक्षण किया जाता है। कौन सा वाला? स्वस्थानीय संरक्षण। थोड़ा सा गौर कर लेना, वो समझ में आ जाएगा। जो स्वस्थानीय संरक्षण है वो कहाँ होता है? वो किसी भी प्रजाति के मूल स्थान पर होता है। जहां कोई फसल प्रजाति उगाई जाती है, अगर हम उसी स्थान पर उसके जनन द्रव्य का क्या करते हैं? संग्रह करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा स्वस्थानीय संरक्षण। और जब हम स्वस्थानीय संरक्षण विधि अपनाते हैं तो वो स्थान, उसी स्थान को हम क्या कहते हैं? जीन सेंचुरी। आपसे पूछा जा सकता है जीन सेंचुरी किसे कहा जाता है? तो जब हम किसी फसल प्रजाति के जनन द्रव्य का संग्रह या संरक्षण उसी प्राकृतिक स्थान पर करते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं? जीन सेंचुरी कहते हैं। दूसरा आता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या किया जाता है? बाह्य स्थानीय संरक्षण मूल स्थान से अलग किया जाता है। कहां किया जाता है?
मूल स्थान से अलग, मूल स्थान से अलग। यानी जब हम फसल प्रजातियों के जनन द्रव्य को उसके मूल स्थान से अलग कहीं दूसरे स्थान पर सुरक्षित रखते हैं तो वो क्रिया क्या कहलाती है? वो क्रिया आपकी कहलाती है बाह्य स्थानीय संरक्षण। क्या कहलाएगी? बाह्य स्थानीय संरक्षण। अगर मैं स्टूडेंट्स बाह्य स्थानीय संरक्षण में बात करूं तो बाह्य स्थानीय संरक्षण में क्या आते हैं? बाह्य स्थानीय संरक्षण में आपका आ जाता है जीन बैंक, क्या आता है? जीन बैंक। यहाँ आपका आता है ब्लड बैंक, ब्लड बैंक। यहाँ आपका आता है अंग बैंक, कौन सा आता है? अंग बैंक। ये सभी कहाँ आते हैं? बाह्य स्थानीय संरक्षण में आते हैं। आपसे एग्जांपल भी पूछ सकता है कि बाह्य स्थानीय संरक्षण कौन कौन से स्थानों पर किया जाता है, तो जैसे जीन बैंक है, ब्लड बैंक है, अंग बैंक है, यहाँ पर क्या किया जाता है? बाह्य स्थानीय संरक्षण किया जाता है। अब यहां तक हमने किसकी बात कर ली? जनन द्रव्य की बात की। जनन द्रव्य अपना हो गया कंप्लीट। अब अगला पॉइंट क्या है? मैंने आपको आनुवांशिक अपवर्तन भी बता दिया, आनुवांशिक अपवर्तन क्या हुआ मैंने आपको बता दिया। अगला क्या आता है? अगला आता है उद्गम केंद्र। क्या आते हैं? उद्गम केंद्र। अब स्टेज में किसकी बात करूं? अगर मैं उद्गम केंद्र की बात करूं इसको मैं क्या कहता हूं? उत्पत्ति स्थान। क्या कहता हूं? उत्पत्ति स्थान। यानी वे स्थान जहां से किसी फसल की उत्पत्ति हुई है उनको क्या कहा जाता है? उद्गम केंद्र कहा जाता है। और उद्गम केंद्र में मैंने आपको बताया कि ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राथमिक उद्गम केंद्र जहां किसी फसल को सबसे पहले पहचाना जाता है, जहां किसी फसल को सबसे पहले पहचाना जाता है वो क्या हुआ? प्राथमिक उद्गम केंद्र। एक द्वितीयक उद्गम केंद्र यानी जहां किसी फसल की सबसे पहले खेती शुरू हुई, जहां सबसे पहले खेती शुरू हुई वो क्या होगा? द्वितीयक उद्गम केंद्र। जहां फसल को सबसे पहले पहचाना गया वो क्या होगा? प्राथमिक उद्गम केंद्र। तो इस तरीके से आपको उद्गम केंद्र मैंने बताया। अगला हमने क्या पढ़ा? संकरण पढ़ा। अब संकरण क्या है? संकरण है दो अलग अलग जीन प्रारूप वाले पादपों में पर परागण क्रिया कराना। दो अलग अलग जीन प्रारूप वाले पादपों में जो हम क्या कराते हैं? परागण की क्रिया कराते हैं, तो वह विधि क्या कहलाती है? वह विधि कहलाती है आपकी संकरण। और अगर मैं संकरण की बात करूं तो ये नस्ल सुधार यानी जो फसलें हैं, फसलों में किस्म सुधार की सर्वोत्तम विधि है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि फसलों में किस्म सुधार की सर्वोत्तम, सबसे अच्छी और वैज्ञानिक विधि कौन सी है? तो वो कौन सी है? वो है संकरण। फसलों में किस्म सुधार की सबसे अच्छी, वैज्ञानिक विधि और सबसे सस्ती विधि कौन सी है? वो है संकरण। संकरण क्या होता है? दो या दो से अधिक जीन प्रारूपों में या अलग अलग प्रारूपों में क्या कराना? परागण की क्रिया कराना। क्या कहलाता है? संकरण कहलाता है। संकरण में मैंने आपको प्रकार बताए। क्या बताया मैंने आपको? संकरण में प्रकार। कितने प्रकार बताए? मैंने आपको दो प्रकार बताए। सबसे पहले मैंने कौन सा प्रकार बताया? एक मैंने आपको बताया अंतः प्रभेदी संकरण। क्या बताया? अंतः प्रभेदी संकरण। अब अंतः प्रभेदी संकरण में मैंने आपको क्या बताया कि जब संकरण किसमें कराया जाए? एक ही प्रजाति के पादपों में कराया जाए। किसमें कराया जाए? एक ही प्रजाति के मध्य कराया जाए। तो एक ही प्रजाति के मध्य जो संकरण होगा वो क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा अंतः प्रभेदी संकरण। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम गेहूं की दो प्रजातियां लोकवन और कल्याण सोना के बीच में संकरण कराते हैं तो वो क्या कहलाएगा? वो अंतः प्रभेदी संकरण कहलाएगा। यानी हमने एक ही प्रजाति की दो अलग अलग किस्मों के बीच में संकरण कराया। तो जब हम एक ही प्रजाति की दो अलग अलग किस्मों के बीच में संकरण कराते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? अंतः प्रभेदी संकरण कहा जाता है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया? दूसरा मैंने आपको बताया था बाह्य संकरण या दूरस्थ संकरण। दूरस्थ संकरण या मैंने इसको कहा था बाह्य संकरण। अब दूरस्थ संकरण क्या होता है? जब हम अलग अलग प्रजातियों में संकरण कराते हैं, यानी जब संकरण किसमें कराया जाए? जब संकरण अलग अलग प्रजातियों में कराया जाए। किसमें कराया जाए? अलग अलग प्रजातियों में। जब संकरण किसमें होगा? अलग अलग प्रजातियों में होगा तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा दूरस्थ संकरण। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम दो अलग अलग प्रजातियों में संकरण कराए, जैसे हमने गेहूं और राई में संकरण कराया, गेहूं और राई में, तो क्या बना? ट्रिटिकेल बना। यानी प्रथम मानव निर्मित अनाज कौन सा है? ट्रिटिकेल। वो किसके संकरण से बना है? गेहूं और राई के संकरण से। तो वो क्या है? वो दूरस्थ संकरण। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया इसमें? नेक्स्ट मैंने आपको बताया संकरण की विधियां। मैंने संकरण की विधियां आपको बताई थी। कितनी विधियां होती हैं?
सबसे पहले हम क्या करते हैं, जनकों का चुनाव करते हैं, उसके बाद हम जनकों का मूल्यांकन करते हैं, फिर हम विपुंसन की क्रिया करते हैं, फिर हम थैली लगाते हैं, फिर हम परागण क्रिया कराते हैं, फिर हम F1 जनकों का क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं, फिर हम उनमें क्या कराते हैं, प्रजनन कराते हैं। फिर हमने प्रजनन की भी उसमें 4 विधियां पढ़ी। मैंने यहाँ 2 शब्दों का यूज किया, एक विपुंसन, सबसे मोस्ट शब्द कौन सा था, विपुंसन। अब आपको पूछा जा सकता है विपुंसन क्या होता है, यानी तो परपरागण क्रिया को रोकने के लिए, इसको परपरागण क्रिया को रोकने के लिए हाथों से नर के जो परागकण है, हाथों से पराग कणों को हटाना क्या कहलाता है, विपुंसन कहलाता है। परपरागण की क्रिया को रोकने के लिए हाथों द्वारा पराग कणों को हटाना क्या कहलाता है, विपुंसन कहलाता है। तो विपुंसन आपको यहां से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया, नेक्स्ट मैंने आपको बताई बहुगुणता। क्या बताई स्टूडेंट्स, बहुगुणता। अब चलिए हम बहुगुणता को थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुगुणता क्या है, बहुगुणता मैंने आपको बताया कि किसी भी जो पादप है, कोई भी क्या है पादप, उस पादप में क्या होती है, कायिक कोशिका, क्या होती है, कायिक गुणसूत्र होते हैं, या कायिक कोशिका होती है पादपों की। कायिक कोशिका का मतलब है शारीरिक कोशिका। उसकी जब कायिक कोशिका में जो गुणसूत्र है, कायिक कोशिका में क्या है, गुणसूत्र, तो गुणसूत्रों में या तो क्या हो जाए, कमी हो जाए, या फिर क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। तो कमी या वृद्धि होना क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बहुगुणता। बहुगुणता से पहला प्रश्न क्या पूछा जाता है, पहला प्रश्न आपको यही पूछा जाएगा कि बहुगुणता किसे कहते हैं, या बहुगुणता को परिभाषित कीजिए। तो बहुगुणता क्या है, जब किसी पादप की कायिक कोशिका के गुणसूत्रों में, जब किसी पादप की कायिक कोशिका के गुणसूत्रों में कमी या वृद्धि हो जाती है, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, उस स्थिति को हम कह देते हैं बहुगुणता। बहुगुणता क्या है, किसी पादप प्रजाति के कायिक गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि होना बहुगुणता कहलाती है। बहुगुणता मैंने बताया 2 प्रकार की होती है। बहुगुणता के अगर मैं प्रकार की बात करूं तो मैंने आपको कितने प्रकार बताए, 2 प्रकार बताए बहुगुणता के। तो पहला प्रकार कौन सा था, अगर मैं बहुगुणता के प्रकार की बात करूं तो पहला प्रकार था आपका असुगुणता। क्या था, असुगुणता, असुगुणता। दूसरा प्रकार क्या था, दूसरा प्रकार था आपका सगुणिता। एक तो क्या था, एक था आपका असुगुणता और दूसरा क्या था, सगुणिता। अगर मैं क्या बात करूं असुगुणता, तो असुगुणता क्या है, 2 द्विगुणित पादप होते हैं। द्विगुणित पादपों की जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र, उन गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि, क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि। जब गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि होती है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको हम कहते हैं असुगुणता। जब गुणसूत्र के, जब क्या हो, जब गुणसूत्र के जोड़ों में कमी या वृद्धि हो, जब गुणसूत्र के जोड़ों में कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि, तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे, उस स्थिति को हम कह देते हैं सगुणिता। दोनों ही जगह से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि असुगुणता क्या है, सगुणता क्या है। अगर मैं क्या बात करूं असुगुणता, तो असुगुणता क्या है, गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि। जैसे मान लो मैं गेहूं की बात करूं, कितने गुणसूत्र होते हैं गेहूं में, 42। कितने गुणसूत्र होते हैं, 42। अब इस 42 में मान लो +1 हो जाए, अगर +1 होगा तो कितने हो गए, ये 43 हो गए। ये स्थिति क्या है, असुगुणता। मान लो इसमें एक ही क्या हो जाए, कमी हो जाए, -1, तो कितने हो गए, ये 41 हो गए। ये स्थिति क्या है, ये स्थिति असुगुणता। जब गुणसूत्रों की संख्या में कमी होगी तो वो स्थिति क्या होगी, असुगुणता। सगुणता जब गुणसूत्रों के जोड़ों में कमियां वृद्धि होगी। ये कितने जोड़े हैं, 21 जोड़े हैं। 42 का मतलब क्या हुआ, 21 जोड़े। अब इसमें से अगर एक जोड़े की कमी हो जाए, एक जोड़े की कमी होगी तो कितने रह जाएंगे, ये रह जाएंगे आपको 40। जब ये 40 रह जाएंगे तो क्या हुआ, इसके जोड़ों में कमी हुई, जोड़े में कमी हुई, तो वह स्थिति क्या कहलाएगी, वह स्थिति कहलाएगी आपकी सगुणता। क्या कहलाती है, सगुणता। और सगुणता में मैंने आपको बताया कि जो सगुणता है वो 2 प्रकार की होती है। सगुणता कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक तो आपकी आती है स्व बहुगुणता, क्या आती है, स्व बहुगुणता, और एक आपकी क्या आती है, एक आपकी आती है पर बहुगुणता, पर बहुगुणता। एक तो क्या आती है स्व बहुगुणता और एक क्या आती है पर बहुगुणता। अब स्टूडेंट्स एक ध्यान देना मेरी तरफ,
यहां से आपको प्रश्न कैसे पूछा जाता है 12th में? आपको प्रश्न पूछा जाता है कि स्वबहुलता के लाभ लिखिए, परबहुलता के लाभ लिखिए, यानी इन दोनों का महत्व क्या होता है। तो अगर मैं स्वबहुलता की बात करूं तो पहली चीज तो ये कहां पाई जाती है, स्वपरागित पादपों में पाई जाती है। स्वबहुलता कहां पाई जाएगी, स्वपरागित पादपों में। दूसरी में अगर बात करूं, स्वबहुलता द्वारा जो पौधे तैयार होते हैं उनके फल बड़े आकार के होते हैं, पौधा बड़े आकार का होता है, फल और पौधा क्या होता है, बड़े आकार का होता है, लेकिन इन पर फल क्या लगते हैं, कम संख्या में लगते हैं। ये इसकी विशेषता होगी, यानी इसकी पत्ती बड़ी आकार की होगी और पौधा का तना बड़ा आकार का होगा और पादप के फल भी क्या होंगे, बड़े आकार के होंगे। कमी क्या होगी, इसमें फल कम लगते हैं। परबहुलता की बात करूं तो परबहुलता के द्वारा हम नई किस्मों का विकास कर सकते हैं, परबहुलता के द्वारा हम नई फसलों का विकास कर सकते हैं, परबहुलता के द्वारा हम अनेक जो लक्षण हैं, अनेक लक्षणों को एक साथ अगली पीढ़ी में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये क्या हो गया, ये परबहुलता के लाभ हो गए। परबहुलता के द्वारा क्या कर सकते हैं, अनेक लक्षणों को अगली पीढ़ी में ट्रांसफर कर सकते हैं, नई फसलों का विकास कर सकते हैं, नई किस्मों का विकास कर सकते हैं। तो ये आपकी जो हमारी क्या थी, बहुगुणता थी, बहुगुणता क्या हो गई, खत्म हो गई। यानी हमने कितने टॉपिक क्लियर कर लिए अब तक, हमारे जो 8 पॉइंट है, 9 पॉइंट अपने क्लियर हो गए। अब हमारा कौन सा पॉइंट बचा, 10वां और 11वां पॉइंट बचा। 10वां पॉइंट क्या है, 10वां पॉइंट है हमारा उत्परिवर्तन। क्या है, उत्परिवर्तन। अब स्टूडेंट्स में क्या बात करूं, उत्परिवर्तन क्या चीज पूछी जाती है उत्परिवर्तन से, एक तो आपकी पूछी जाएगी परिभाषा, क्या पूछी जाएगी, परिभाषा। दूसरा आपको उत्परिवर्तन से क्या पूछा जाएगा, प्रकार। एक तो परिभाषा, एक क्या पूछा जाएगा, प्रकार। तो सबसे पहले मैं बात करूं उत्परिवर्तन की परिभाषा क्या होती है। उत्परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जो पादपों में आकस्मिक होते हैं। क्या होते हैं, आकस्मिक। या मैं कह सकता हूं कि पादपों की जीनीय संरचना, पादपों की जीनों की संरचना है, उस जीनों की संरचना में होने वाले आकस्मिक परिवर्तन क्या कहलाते हैं, उत्परिवर्तन कहलाते हैं। या फिर मैं क्या कह सकता हूं, पादपों की जीनी संरचना में अचानक होने वाले परिवर्तन, पादपों की जीनी संरचना में अचानक होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं, उत्परिवर्तन कहलाते हैं। या आकस्मिक परिवर्तन क्या कहलाते हैं, उत्परिवर्तन कहलाते हैं। अब मैं अगर बात करूं कि उत्परिवर्तन के प्रकार कितने होते हैं, तो उत्परिवर्तन सामान्यतः कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका प्राकृतिक उत्परिवर्तन और एक होता है आपका कृत्रिम उत्परिवर्तन। अगर मैं बात करूं प्राकृतिक उत्परिवर्तन, प्राकृतिक कारणों के द्वारा होता है, जिसको हम कहते हैं स्व उत्परिवर्तन। क्या होता है, स्व उत्परिवर्तन। तो स्व उत्परिवर्तन का मतलब क्या हुआ कि वह उत्परिवर्तन जो प्राकृतिक कारणों के द्वारा हो, स्वतः ही हो, स्व उत्परिवर्तन। दूसरा क्या होता है, प्रेरित उत्परिवर्तन। प्रेरित उत्परिवर्तन क्या है, वह उत्परिवर्तन जो भौतिक, रासायनिक और जैविक कारणों के द्वारा होता है। यानी कितने प्रकार का होगा उत्परिवर्तन, 2 प्रकार का। एक तो कौन सा होगा, एक तो होगा आपका स्व उत्परिवर्तन। पहला कौन सा होगा, एक तो आपका होगा स्व उत्परिवर्तन, स्व उत्परिवर्तन। दूसरा आपका क्या होगा, दूसरा आपका होगा प्रेरित उत्परिवर्तन। क्या होगा, प्रेरित उत्परिवर्तन। अब स्व उत्परिवर्तन क्या है, जो स्वतः ही होता है, बिना कारणों के होता है, वो क्या है, स्वतः उत्परिवर्तन। जो कारणों के द्वारा होता है, जो भौतिक, रासायनिक और जैविक कारणों के द्वारा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेरित उत्परिवर्तन कहते हैं। 2 चीजें होगी। तीसरी चीज जो आपको यहां से उत्परिवर्तन से पूछी जाती है वो कौन सी स्टूडेंट, तीसरी चीज पर थोड़ा सा गौर करना। तीसरी चीज आपको यहां से पूछी जाती है उत्परिवर्तजन। क्या आते हैं, उत्परिवर्तजन। अब उत्परिवर्तजन क्या है, उत्परिवर्तजन क्या है, हमने यहां क्या जाना प्रेरित उत्परिवर्तन में कि वे उत्परिवर्तन जो कारकों के द्वारा पैदा होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रेरित उत्परिवर्तन। और उत्परिवर्तन क्या है, वे कारक जो उत्परिवर्तन पैदा करते हैं, वे कारक जो उत्परिवर्तन पैदा करते हैं, उत्परिवर्तन पैदा करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कह देते हैं उत्परिवर्तजन। आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछाएगा उत्परिवर्तजन किसे कहते हैं, तो वे कारक जो उत्परिवर्तन पैदा करते हैं उनको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, उनको कहा जाता है उत्परिवर्तजन। क्या कहा जाता है, उत्परिवर्तजन कहा जाता है। अब अगर मैं उत्परिवर्तजनों की बात करूं तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। अब 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक तो आपके होते हैं प्राकृतिक उत्परिवर्तन। क्या होते हैं, प्राकृतिक, या मैं कह सकता हूं भौतिक उत्परिवर्तन। इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो क्या होता है, एक होता है आपका भौतिक उत्परिवर्तन,
भौतिक उत्परिवर्तन, एक तो क्या होते हैं भौतिक उत्परिवर्तन, दूसरे क्या होते हैं, दूसरे आपके होते हैं रासायनिक उत्परिवर्तन, रासायनिक उत्परिवर्तन। आपको इनके एग्जाम्पल जरूर पूछे जा सकते हैं, बाकी कोई भी चीज आपको यहाँ से नहीं पूछी जाएगी। अगर मैं बात करूं भौतिक उत्परिवर्तन क्या है, तो भौतिक उत्परिवर्तन में आती है आपकी किरणें, क्या आती है किरणें, जैसे गामा किरण है, बीटा किरण है, अल्फा किरण है, अल्ट्रावायलेट किरण है। जितनी भी किरणें होती हैं वो कहाँ आती हैं, भौतिक उत्परिवर्तन में आती हैं। अगर मैं रासायनिक उत्परिवर्तन में बात करूं तो इसमें आते हैं सभी रसायन, क्या आते हैं सभी रसायन, जैसे कीटनाशी है, कवकनाशी है, कीटनाशी, कवकनाशी, शाकनाशी, जितने भी रासायनिक पदार्थ हैं वो कहाँ आते हैं, रासायनिक उत्परिवर्तन में आते हैं। ये कहाँ आते हैं, भौतिक उत्परिवर्तन में आते हैं। आपको प्रश्न पूछेगा कि ऐसे रासायनिक कारक कौन से हैं जो उत्परिवर्तन पैदा करते हैं, तो कीटनाशी, कवकनाशी, शाकनाशी। ऐसे भौतिक कारक कौन से जो उत्परिवर्तन पैदा करते हैं, तो किरणें, जिसमें प्रकाश किरण आ जाएगी, आपकी अल्फा किरण आ जाएगी, बीटा किरण आ जाएगी, गामा किरण आ जाएगी, और अल्ट्रावायलेट किरण, ये जो यूवी किरणें हैं वो भी आपकी इसमें आ जाएंगी। ये आपका क्या हो गया, उत्परिवर्तन वाला पॉइंट आपका हो गया फिनिश। एक आता है आपका उत्परिवर्तन प्रजनन, उत्परिवर्तन प्रजनन। अब उत्परिवर्तन प्रजनन क्या है, जब इस उत्परिवर्तन को, जो उत्परिवर्तन अचानक होता है, इसको हम भौतिक कारकों के द्वारा करा करके फसल उत्पादित करते हैं, तो वो क्रिया क्या कहलाती है, उत्परिवर्तन प्रजनन कहलाती है। यानी जब कृत्रिम रूप से उत्परिवर्तन पैदा करके फसलोत्पादन किया जाता है तो वो क्रिया क्या कहलाती है, उत्परिवर्तन प्रजनन कहलाती है। नेक्स्ट इस चैप्टर में हमारी लास्ट हेडिंग क्या बचती है स्टूडेंट्स, काफी लंबी क्लास हो गई, लेकिन अगर मैं लास्ट हेडिंग की बात करूं तो हमारी जो लास्ट हेडिंग बचती है वो बचती है चयन। क्या बचता है, चयन। अब चयन का मतलब क्या है, ये मैंने कल की क्लास में ही आपको बताया। चयन का मतलब होता है चुनाव करना। क्या होता है, चुनाव करना। और चुनाव हम किसका करते हैं, जो सबसे अच्छा होता है, जो सबसे अच्छा होता है। तो जो फसल प्रजाति हैं, उन फसल प्रजातियों में से वांछित गुणों वाली या अच्छे गुणों वाली प्रजाति का चुनाव करना क्या कहलाता है, तो वो आपका कहलाता है चयन। मैं चयन को और बता देता हूं, उसके बाद इस टॉपिक आपका फिर से पूरी चीजें मैंने आपको रिवाइज करा दी। चलिए अब थोड़ा सा हम किसको देख लेते हैं, चयन को देख लेते हैं। चयन क्या है, चयन आपका होता है जो वांछित गुण होते हैं, वांछित गुण, या मैं कह सकता हूं अच्छे गुण, अच्छे गुण वाली फसल प्रजाति का चुनाव, अच्छे गुण वाली फसल प्रजाति का चुनाव क्या कहलाता है, चयन कहलाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा चयन किसे कहते हैं, चयन को परिभाषित कीजिए। तो चयन क्या होगा, वांछित गुण या अच्छे गुण वाली फसल प्रजाति का चुनाव क्या कहलाएगा, चयन कहलाएगा। अगर मैं स्टूडेंट्स बात करूं, आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि चयन कितने प्रकार का होता है। अगर मैं क्या बात करूं स्टूडेंट, इसके प्रकार की बात करूं चयन की, तो चयन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका प्राकृतिक चयन, क्या होता है, प्राकृतिक चयन, और एक आपका कौन सा होता है, एक आपका होता है कृत्रिम चयन, कृत्रिम चयन। अब प्राकृतिक चयन क्या है, ये प्रकृति के द्वारा होता है। ये किसके द्वारा होता है, ये प्रकृति के द्वारा होता है। यानी वह चयन जो प्रकृति के द्वारा होता है क्या कहलाता है, प्राकृतिक चयन कहलाता है। प्राकृतिक चयन में जो पौधे अधिक अनुकूलित होते हैं वो जीवित रह जाते हैं, जो पौधे कम अनुकूलित होते हैं वो मर जाते हैं। यानी जो पौधे कम अनुकूलित होंगे वो मर जाएंगे, जो अधिक अनुकूलित होंगे वो जीवित रह जाएंगे। दूसरी बात कृत्रिम चयन, ये किसके द्वारा होता है, ये मानव के द्वारा होता है। ये किसके द्वारा होता है, मानव के द्वारा। इसमें मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार लाभदायक प्रजातियों का चुनाव करता है। जैसे मान लो मेरे एरिया में मैं किसी अपने खेत में किसी फसल का उत्पादन कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि मुझे साल भर गेहूं खाना है, तो मैं किसका चुनाव करूंगा, मैं गेहूं की प्रजाति का चुनाव करूंगा। तो वो क्या हुआ, वो हुआ आपका कृत्रिम चयन। मैंने अपनी आवश्यकता के अनुसार किसका चुनाव किया, गेहूं की प्रजाति का चुनाव किया, तो क्या हुआ, कृत्रिम चयन हुआ। एक इसमें और चीज आपको पूछी जाती है, चयन की विधियां। क्या पूछा जाता है, चयन की विधियां। अगर स्टूडेंट्स में चयन की विधियों की बात करूं तो मैंने आपको दो तरह की विधियां बताई थी, ध्यान देना। दो तरह की विधियां कैसे बताई, एक तो मैंने बताई आपको स्वपरागित फसलों में, इसमें बताई स्वपरागित फसलों में,
दूसरा मैंने आपको किसमें बताई, परपरागित फसलों में, परपरागित फसलों में। दो मैंने चयन की विधियां आपको बताई। अगर मैं बात करूं स्वपरागित फसलों में चयन की विधियां कौन कौन सी हैं, तो इसमें दो विधियां आती हैं। एक तो आपका आता है समूह चयन, क्या आता है, समूह चयन। दूसरा आपका यहाँ कौन सा आता है, दूसरा आपका यहाँ आता है आवर्ती चयन। आवर्ती चयन नहीं आता, एक आता है शुद्ध वंशक्रम चयन। क्या आता है, शुद्ध वंशक्रम चयन। यानी अगर मैं स्वपरागित फसलों में चयन की बात करूं, दो विधियां होती हैं, एक समूह चयन, एक शुद्ध वंशक्रम चयन। अब आपको प्रश्न कैसे पूछा जाता है, आपको प्रश्न पूछाएगा कि निम्नलिखित में से स्वपरागित फसलों में चयन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो अगर मैं स्वपरागित फसलों में चयन की सबसे अच्छी विधि की बात करूं, तो सबसे अच्छी या मैं कह सकता हूं बेस्ट विधि कौन सी है, इनमें से जो बेस्ट विधि है वो है शुद्ध वंशक्रम चयन। अब अगर मैं बात करूं परपरागित फसलों में चयन, तो परपरागित फसलों में चयन की दो विधियां आती हैं। एक तो आपकी यही आती है समूह चयन, समूह चयन। दूसरी आपकी क्या आती है, दूसरी आपकी आती है आवर्ती चयन। क्या आता है, आवर्ती चयन। अगर मैं यहां बात करूं कि यहां बेस्ट विधि कौन सी है, यानी स्वपरागित फसलों में चयन की सर्वोत्तम विधि कौन सी हो गई, ये होगी आपकी शुद्ध वंशक्रम चयन। अगर मैं बात करूं परपरागित फसलों में चयन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो ये कौन सी हो गई, यहां आपकी आ जाएगी बेस्ट में समूह चयन। क्या आ गई, समूह चयन। इस तरीके से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न आपको यहां से इनके लाभ और हानि भी पूछ लेता है, वो मैंने आपको कल की क्लास में काफी अच्छी तरह से बताए थे, आप लोगों को याद होगी। तो स्टूडेंट्स आज हमने किसकी बात की, आज की इस क्लास में मैंने आपको बताया जो हमारा अध्याय फर्स्ट था एग्रीकल्चर बायोलॉजी का, उसका मैंने पूरा रिवीजन आपको करा दिया। हमने इसको चैप्टर को 10 क्लासों में पढ़ा अब तक, यानी अब तक हमारी कितनी क्लास हो गई, 10 क्लास हो गई। जबकि हमने इसका रिवीजन कितनी क्लास में किया, केवल एक ही क्लास में किया। अगर आप ये वाली क्लास एग्जाम टाइम पर देख करके जाते हो तो इस चैप्टर से आपके जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनका जवाब आप लोग बड़ी आसानी से दे पाओगे। तो चलिए स्टूडेंट्स आज के इतना काफी है। आज हम केमिस्ट्री क्लास नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा जो पूरा टाइम था वो इसी क्लास में कवर हो गया। बाकी हम कल केमिस्ट्री क्लास की भी बात करेंगे, जो कि हमारी क्लासेस आधा घंटे की होती थी, वो क्लासेस हमारी क्या हो गई आज 1 घंटे से भी ज्यादा होगी। चलिए आज मैंने पर ये चैप्टर आपका बिल्कुल क्लियर करा दिया। चलिए ठाकुर एसपी सिंह सर जी आज मजा आ गया सच्ची में। चलिए कोई बात नहीं, मजा आ गया तो आपके जो जितने भी दोस्त हो ना, जितने भी साथी हो, उनको भी शेयर किया करो और उनको भी बताया करो कोर्स के बारे में। और हमारे यूट्यूब चैनल भी हम उस पर भी अपलोड करते हैं, अगर आपको कोई साथी है तो उसको बताओ कि वहाँ यूट्यूब पर भी क्लासेस होती हैं, ये सारी चीजें आप उनको बताओ। तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए काफी है, बाकी आप पढ़ाई पर ध्यान दो, मस्त इसी तरीके से अपन पढ़ते जाएंगे। और जैसे ही एग्जाम टाइम आएगा अब वहां पर और बेधड़क तरीके से, इससे भी बेस्ट तरीके से अपन रिवीजन करेंगे, तो वहां पर भी आपकी जो तैयारी है वो खतरनाक हो जाएगी। बम फोड़ देना 12th में जाकर के आप लोग।